हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ हमने शुरू की थी। आज उसी के क्रम में हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इतिहास की भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उनको जाकर देख लीजिए। आइए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किन अधिनियमों के द्वारा हुआ वो सबसे पहले देखेंगे। ये दिखा है भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक आए थे, वो देखेंगे। उसके बाद है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। आज हम देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, इसके नोट्स हैं, इनको देखेंगे जल्दी से। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। एक बार फिर से देख लीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1774 के एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका जो गठन था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। 1786 के अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। इसको स्टार लगाइएगा। ये हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में भी पूछा जाता है और ये हमारा पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से देखिए, चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने ही थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य था, उसको सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कानूनी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? मेघालय को।
इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आइए जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न कोश है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस लाइन को आप लोग याद रखना, ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही बात है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत, एलिजा इम्पे थे। तो इस तरह हमारा सही आंसर होगा केवल ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1784 के एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा मिली थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 इसमें नियंत्रण परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इसमें से कौन सा कूट ठीक है वही हमें आंसर देना है। हमारा तीनों ही आंसर ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद, इन तीनों के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 ईस्वी था। इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे। ये भी पूछा गया है, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? ट्रेवेलियन थे, याद रखिएगा। जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए
तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने ही थे। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जो भारत का राजस्व था वो 1858 के अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आज का ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कल को हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। आज की क्लास में इतना ही है गाइस। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।